शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बार दीपावली पर्व पर राज्य में पटाखा बिक्री और पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाए जाने की पूरी संभावना है। ऐसे संकेत राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे द्वारा दिए गए हैं। वायु प्रदूषण का प्रमाण बढ़ने से उसका सीधा परिणाम कोरोना संक्रमितों पर पड़ता है, साथ ही स्वस्थ लोगों की श्वसन संस्था भी प्रभावित होती है। ऐसे में इस बार स्वास्थ्य महकमा पटाखा मुक्त दीपावली के लिए बेहद आग्रही है और कोरोना की बीमारी सांस से संबंधित रहने के चलते इस बार आतिशबाजी की वजह से वायु प्रदूषण न हो, इस बात के मद्देनजर राज्य में पटाखा बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसे लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जा सकता है। कोरोना संकट का सामना करने हेतु तैयार किए गए टास्क फोर्स के साथ पटाखा मुक्त दीपावली के संदर्भ में भी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे की चर्चा शुरू है और इस बार की दीपावली पटाखा मुक्त हो, इसके लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे लगातार प्रयास कर रहे हैं, ऐसी जानकारी है। इस समय आगामी दीपावली पर्व के मद्देनजर लोग बाग बड़ी संख्या में खरीदारी करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिसकी वजह से शहर के सभी व्यापारिक क्षेत्रों में जबरदस्त भीड़भाड़ का आलम है। चूंकि अब तक कोरोना संक्रमण का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, ऐसे में प्रशासन द्वारा लगातार नागरिकों को कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायों और निर्देशों के संदर्भ में सजग व सतर्क किया जा रहा है। साथ ही भीड़भाड़ एवं कोरोना संक्रमण के खतरे को टालने हेतु दुकानदारों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं, ताकि उनकी दुकानों में भीड़भाड़ ना हो। इसके साथ ही जहां एक और मनपा प्रशासन द्वारा सभी व्यापारिक क्षेत्रों का दौरा करते हुए कोरोना प्रतिबंधात्मक दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों व ग्राहकों पर कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन द्वारा शहर के सभी चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग व बंदोबस्त तैनात किया जा रहा है, जहां पर पुलिसकर्मियों द्वारा बिना मास्क पहने वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कुल मिलाकर त्यौहार के सीजन की वजह से बाजार में उमड़ने वाली भीड़भाड़ पर नजर रखने और हालात को नियंत्रित रखने के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ मनपा प्रशासन और पुलिस महकमे द्वारा जबरदस्त प्रयास किए जा रहे हैं। संभाग के 5 जिलों का समावेश रहने वाले शिक्षक विधायक निर्वाचन क्षेत्र का आगामी 1 दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए गुरुवार 5 नवंबर को संभागीय राजस्व आयुक्तालय व जिलाधीश कार्यालय द्वारा चुनावी अधिसूचना जारी की गई है। वहीं इससे पहले सोमवार 3 नवंबर को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी कार्यक्रम घोषित किया गया था। इसके साथ ही अमरावती जिले सहित समूचे संभाग में चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है और अधिसूचना जारी होते ही अब नामांकन प्रक्रिया की भी शुरुआत हो गई है। इच्छुक प्रत्याशियों द्वारा आगामी 12 नवंबर की दोपहर 3 बजे तक अपने नामांकन प्रस्तुत किए जा सकेंगे, जिनकी पड़ताल 13 नवंबर को की जाएगी और 15 नवंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही चुनाव लड़ने के इच्छुक सभी प्रमुख प्रत्याशियों ने अपने प्रचार तंत्र को क्रियाशील करने के साथ ही गतिमान भी कर दिया है। इसके बाद आगामी 1 दिसंबर को इस चुनाव के लिए मतपत्रिकाओं के जरिए मतदान कराया जाएगा, जिनकी मतगणना 3 दिसंबर से शुरू होगी और 7 दिसंबर से पहले इस चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। आगामी 1 दिसंबर को शिक्षक विधायक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान होगा, जिसके बाद सभी मतपेटियों को कड़ी सुरक्षा के बीच विलासनगर स्थित सरकारी गोदाम में लाकर रखा जाएगा, जहां पर 3 दिसंबर से मतगणना शुरू की जाएगी और 7 दिसंबर से पहले विभिन्न राउंड की मतगणना पूरी करते हुए चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस मतगणना स्थल पर की जाने वाली तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए संभागीय राजस्व आयुक्त पीयूष सिंह व जिलाधीश शैलेश नवाल गुरुवार 5 नवंबर को निर्वाचन विभाग से संबंधित अधिकारियों के साथ विलासनगर स्थित गोदाम का मुआयना करने पहुंचे, जहां पर दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल संभाग के भाजपा पदाधिकारियों के साथ विभागीय स्तर की बैठक में हिस्सा लेने हेतु गुरुवार 5 नवंबर को अमरावती जिले के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे और यहां पर वेंकटेश लॉन में आयोजित संभागीय स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार की स्थिति काफी हद तक डावाडोल है और आघाड़ी में शामिल घटक दलों में जारी अंतर्विरोध व अंतर्कलह के चलते यह सरकार कभी भी गिर सकती है। ऐसे में राज्य में कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, अतः भाजपा पदाधिकारियों को मध्यावधि चुनाव तय मानते हुए अभी से पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने के काम में जुट जाना चाहिए। वेंकटेश लॉन में सबसे पहले अमरावती संभाग से वास्ता रखने वाली भाजपा की विभिन्न इकाइयों की प्रदेश कार्यकारिणियों के सदस्यों सहित जिला व शहर स्तरीय प्रमुख पदाधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक हुई, जिसके बाद सभी जिला पदाधिकारियों की जिला निहाय अलग अलग बैठक ली गई। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए जहां एक और संभाग के करीब 30 प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित हुए थे, वहीं 5 जिलों से 25-25 लोगों की कोर कमेटी को भी इस बैठक में हिस्सा लेने हेतु आमंत्रित किया गया था। विभागीय स्तरीय बैठक सहित जिला निहाय बैठक में पार्टी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल सहित पार्टी के विदर्भ क्षेत्र महामंत्री व राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले तथा संगठन मंत्री उपेंद्र कोठीकर ने पार्टी के संगठनात्मक मजबूती को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ चर्चा की।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का गुरुवार की सुबह अमरावती आगमन हुआ। इस समय अमरावती पहुंचते ही पंचवटी चौराहे पर राज्य के पूर्व राज्य मंत्री व पूर्व जिला पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का पुष्पगुच्छ सौंपते हुए बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यहां से पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल बडनेरा रोड स्थित वेंकटेश लॉन के लिए रवाना हुए। इसके साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने शहर के पूर्व भाजपा विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख के रुक्मिणी नगर परिसर स्थित निवास स्थान को भी भेंट दी और देशमुख परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की। इस समय डॉक्टर देशमुख ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल सहित उनके साथ उपस्थित पार्टी महामंत्री चंद्रशेखर बावनकुले व संगठन मंत्री उपेंद्र कोटेकर का भावपूर्ण स्वागत किया। वहीं वेंकटेश लॉन में आयोजित बैठक में हिस्सा लेने हेतु पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने मनपा के पूर्व स्थायी सभापति व पार्षद तुषार भारती के कार्यालय को भी सदिच्छा भेंट दी। इस समय पार्षद तुषार भारती ने अपने समर्थकों के साथ पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पाटिल का अपने कार्यालय में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वेंकटेश लॉन में आयोजित पार्टी की संभागीय व जिला निहाय बैठक में हिस्सा लेने के बाद यहीं पर बुलाई गई एक पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार इस समय हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है और किसानों की समस्याओं सहित स्वास्थ्य व शिक्षा इन पहलुओं पर भी सरकार की ओर से कोई उचित उपाय योजनाएं नहीं की जा रही। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ओर से आत्मनिर्भर किसान व आत्मनिर्भर भारत योजना के जरिए हम किसानों एवं आम लोगों तक सरकार की योजनाओं का फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा इसमें अपेक्षित सहयोग नहीं दिया जा रहा। वहीं राज्य सरकार की ओर से कोरोना से निपटने के लिए भी पर्याप्त उपाय योजनाएं नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे अधिक देखने को मिली है। इस समय शिक्षक विधायक के चुनाव से संबंधित सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आगामी 1 दिसंबर को होने वाले शिक्षक विधायक पद के चुनाव को लेकर भाजपा की ओर से पुरजोर कोशिश की जाएगी और अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा की तरफ से अधिकृत शिक्षक उम्मीदवार को ही मैदान में उतारा जाएगा। विगत 7 दिनों से भारतीय जनता पार्टी की शहर व ग्रामीण इकाई द्वारा राज्य की महिला व बाल कल्याण मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के इस्तीफे की मांग को लेकर जिलाधीश कार्यालय के समक्ष श्रृंखलाबद्ध अनशन किया जा रहा है। एक दिवसीय अमरावती दौरे पर पहुंचे पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने गुरुवार की दोपहर बाद इस अनशन स्थल पर भेंट दी। साथ ही यहां पर उपस्थितों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की कैबिनेट मंत्री यशोमती ठाकुर को एक ऑनलाइन पुलिस कर्मचारी के साथ मारपीट करने के मामले में अदालत द्वारा दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है। ऐसे में यशोमती ठाकुर ने तुरंत ही अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए और यदि वे नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा नहीं देती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी चैन से नहीं बैठेंगे। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि अगर यशोमती ठाकुर से इस्तीफा लिया जाता है तो राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार से कांग्रेस पार्टी बाहर निकल जाएगी। इस बात का डर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सता रहा है। शायद यही वजह है कि उन्होंने अदालत से दोषी करार दिए जाने के बावजूद अपनी कैबिनेट मंत्री यशोमती ठाकुर से इस्तीफा नहीं मांगा है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए संशोधित कृषि अधिनियम के खिलाफ मुखर होते हुए जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी द्वारा गुरुवार को स्थानीय जिलाधीश कार्यालय पर भव्य ट्रैक्टर मोर्चा ले जाया गया। जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर खुद इस रैली में एक ट्रैक्टर पर सवार होकर इस आंदोलन का कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष व जिला परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख के साथ नेतृत्व कर रही थी। इस रैली में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता व जिले के कई किसान ट्रैक्टर लेकर शामिल हुए थे। इरविन चौराहे के पास स्थित जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक परिसर से निकली यह रैली जब जिलाधीश कार्यालय पहुंची तो वहां 200 मीटर पहले ही पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग करते हुए इस रैली को रोक दिया गया। यहां पर कुछ समय के लिए रैली में शामिल कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं तथा पुलिस के बीच तनातनी वाली स्थिति देखी गई। पश्चात जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधीश कार्यालय जाकर जिलाधीश शैलेश नवाल को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा अमल में लाए गए किसान व कामगार विरोधी कानूनों को रद्द करने की मांग की गई। साथ ही इस ज्ञापन में राष्ट्रपति का ध्यान महिलाओं, दलितों व अल्पसंख्यकों पर होने वाले अन्याय व अत्याचार की ओर भी दिलाया गया। इस समय जिलाधीश कार्यालय परिसर में कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर केंद्र सरकार विरोधी नारेबाजी भी की गई। विगत 8 माह से बंद पड़े विभागीय व जिला क्रीड़ा संकुल में एक बार फिर चैतन्यपूर्ण वातावरण दिखाई देने वाला है, क्योंकि राज्य सरकार ने गत रोज ही इंडोर गेम्स के लिए अनुमति प्रदान की है। ऐसे में अब क्रीड़ा संकुलों में बैडमिंटन, टेबल टेनिस व स्क्वैश जैसे क्रीड़ा प्रकार संचालित होते दिखाई देंगे। साथ ही यहां पर एक बार फिर खिलाड़ियों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। विगत लंबे समय से सन्नाटे में पड़े क्रीड़ा संकुलों में एक बार फिर चैतन्यमय व उत्साहपूर्ण वातावरण दिखाई दे सकता है। इस संदर्भ में जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा प्रभारी क्रीड़ा उपसंचालक गणेश यादव को निर्देश दिए गए हैं कि विभागीय क्रीड़ा संकुल में दीपावली के बाद सभी कोरोना प्रतिबंधात्मक दिशा निर्देशों का पालन करते हुए क्रीड़ा संबंधी गतिविधियां शुरू की जाएं। ऐसे में अब दीपावली के बाद विभागीय क्रीड़ा संकुल में बैडमिंटन, स्क्वैश, टेबल टेनिस, राइफल शूटिंग, ताइक्वांडो, एरोबिक्स, जुम्बा, तलवारबाजी, संगीत, चित्रकला, मलखम्ब, स्केटिंग, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, धनुर्विद्या, नेटबॉल व हॉकी जैसे खेलों की प्रैक्टिस शुरू होगी।
जिले में गुरुवार 5 नवंबर को कोरोना के 44 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 16,562 पर जा पहुंची। गुरुवार को RT-PCR टेस्ट में 20 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 24 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें 22 पुरुषों व 22 महिलाओं का समावेश रहा। इनमें अमरावती शहर के 21 और ग्रामीण इलाकों के 23 लोग शामिल हैं। गुरुवार को 73 कोरोना संक्रमितों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते कोविड अस्पतालों से डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक 15,679 लोग कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही इस समय 218 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं मनपा क्षेत्र में 147 और ग्रामीण क्षेत्र में 151 असिम्प्टोमेटिक मरीजों को होम आइसोलेशन के तहत रखा गया है। गुरुवार को कोरोना संक्रमण के चलते 2 मरीजों की मौत हुई है। अब तक कुल 367 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के दौरान दम तोड़ चुके हैं। अमरावती जिले में विगत मार्च माह के मध्याह्न से ही कोरोना टेस्टिंग करनी शुरू की गई थी। तब से लेकर अब तक अमरावती जिले में 1 लाख से अधिक लोगों की कोरोना टेस्टिंग की जा चुकी है, जिसमें से जहां 16,562 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वहीं 83,587 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके साथ ही अब तक 367 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है। अमूमन बारिश के मौसम में कई तरह की संक्रामक बीमारियां फैलती हैं और इस बार अक्टूबर माह में मानसून की वापसी के दौरान अच्छी खासी बारिश हुई। ऐसे में अक्टूबर माह के दौरान भी सर्दी, खांसी, बुखार, डेंगू, निमोनिया व टाइफाइड जैसी बीमारियों का प्रभाव बना रहा और अक्टूबर माह में ऐसी विभिन्न बीमारियों से पीड़ित करीब 100 मरीजों की मौत हुई है। यह भी पता चला है कि जिला सामान्य अस्पताल में अकेले अक्टूबर माह के दौरान ही 15,454 मरीजों की OPD में स्वास्थ्य जाँच की गई, जिसमें से करीब 3,000 मरीजों को इलाज हेतु भर्ती कराया गया, जिनमें 125 मरीज टाइफाइड के पाए गए। साथ ही मलेरिया के 315 और डेंगू के 28 लोगों की भी जांच की गई। वहीं 2 लोगों में निमोनिया पाया गया और 3 मरीज श्वसन संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे। दैनिक अमरावती मंडल व मंडल न्यूज़ बुलेटिन ने इस संदर्भ में शहर के 2 ख्यातनाम स्वास्थ्य विशेषज्ञों से बात की, जिसके तहत डॉक्टर विजय बख्तार का कहना रहा कि हम लोगों को यह बात समझनी होगी कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि संक्रमण की रफ्तार कुछ तक कम हुई है। इस समय कई पश्चिमी देशों सहित अपने देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आ चुकी है, जो पहले से अधिक खतरनाक है। यदि यह सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो अमरावती में भी 15 से 20 दिसंबर के आसपास कोरोना की सेकेंड वेव आ सकती है, जिसे टालने हेतु हम सभी को अभी से सजग व सतर्क रहना होगा। जहाँ तक मौसमी बुखार का मामला है तो यह अपने आप में बेहद सामान्य प्रक्रिया है। वहीं दूसरी ओर शहर के ख्यातनाम चिकित्सक डॉक्टर प्रफुल्ल कड़ू का कहना रहा कि अमूमन ठंड के मौसम में तापमान के गिरते ही बारिश के समय पनपने वाले मच्छर, वायरस और बैक्टीरिया अपने आप मर जाते हैं और मौसमी बुखार भी विदा हो जाते हैं। हालांकि बारिश और ठंडी के मौसम के बीच वातावरण में होने वाले बदलाव की वजह से लोगों को सर्दी, खांसी व बुखार जैसी दिक्कतों का कुछ हद तक सामना जरूर करना पड़ता है, लेकिन इसका प्रमाण काफ़ी कम होता है। ठंड के मौसम को सेहत बनाने और स्वास्थ्य को संवर्धित करने का समय माना जाता है। ऐसे में लोगों ने संक्रामक बीमारियों के भय को लेकर डरना नहीं चाहिए, बल्कि ठंड के मौसम में अपने स्वास्थ्य को लेकर और भी अधिक सजग व सचेत रहना चाहिए। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने हेतु हर किसी के लिए चेहरे पर मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य किया गया है। ऐसे में इन दिनों शहर में जगह जगह पर मास्क की बिक्री हो रही है और सड़क किनारे भी मास्क की बिक्री हेतु अस्थायी दुकानें लग गई हैं। लेकिन सड़क किनारे बिकने वाले इस मास्क की वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा घटने या टलने की बजाय लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि कई बार यहाँ पर मास्क खरीदने हेतु पहुँचने वाले लोग अपने चेहरे के आकार, अपने हिसाब से रंगों की पसंद के अनुरूप अलग अलग मास्क को चेहरे पर लगाकर उसकी ट्रायल करते हैं। अलग अलग लोगों द्वारा ट्रायल के तौर पर प्रयोग में लाए जा चुके इस तरह के मास्क से कोरोना संक्रमण के फैलने की काफ़ी अधिक संभावना है। अनेक स्थानों पर लोग बाग जब मास्क खरीदने पहुंचते हैं तो अलग अलग तरह के मास्क को अपने चेहरे पर लगाकर ट्रायल करते हैं और यदि वो मास्क पसंद नहीं आया तो उसे उतार कर दूसरा मास्क ट्राई किया जाता है। कई लोगों द्वारा ट्रायल के तौर पर प्रयुक्त में लाए जा चुके इन मास्क को अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिहाज से काफ़ी खतरनाक कहा जा सकता है और ऐसे मास्क की वजह से कोरोना संक्रमण के फैलने की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। स्थानीय संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ द्वारा BA पाठ्यक्रम के बहिशाल विद्यार्थियों की ग्रीष्मकालीन परीक्षाओं का नियोजन 8 से 10 दिसंबर के दौरान किया गया है। ये परीक्षाएं महाविद्यालयों में ही ली जाएंगी और यह परीक्षा देने वाले 100 बहिशाल विद्यार्थियों के लिए 40 तरह के प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर MA पाठ्यक्रम के बहिशाल विद्यार्थियों की परीक्षा बुधवार से शुरू हुई और गुरुवार को खत्म हो गई। यह परीक्षा संभाग के 25 महाविद्यालयों में ली गई और इसके परीक्षा परिणाम भी जल्द ही घोषित किए जाएंगे। ऐसी जानकारी परीक्षा व मूल्यांकन मंडल के संचालक डॉक्टर हेमंत देशमुख द्वारा दी गई है। निकट भविष्य में बहुत जल्द संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ की अंक पत्रिका का स्वरूप बदल जाएगा, जिस पर संबंधित विद्यार्थी की शैक्षणिक यात्रा की जानकारी रहेगी। ग्रीष्मकालीन 2021 की परीक्षा से विद्यार्थियों को यह नए स्वरूप वाली संशोधित अंक पत्रिका प्राप्त होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने विधि छात्रों द्वारा सन 2019 में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि विद्यापीठों में अंक पत्रिका का एक ही पैटर्न होना चाहिए, जिसके अनुसार संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ ने अंक पत्रिका का स्वरूप बदलने की तैयारी शुरू की थी और अब इस नए स्वरूप वाली अंक पत्रिका में पहले सत्र से अंतिम सत्र के विषय निहाय अंकों व प्रतिशत की जानकारी अंकित रहेगी, जिसकी वजह से
स्थानीय विद्यार्थियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्यापीठों में प्रवेश हेतु अब किसी भी तरह की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। नए अंक पत्र में सभी सत्रों के सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट यानी NGPA, प्रत्येक सेमेस्टर के प्रतिशत, विषय निहाय प्रत्येक सत्र की वर्गवारी और अंतिम सत्र के ग्रेड पॉइंट यानी CGPA की भी जानकारी दर्ज की जाएगी। शहर के वडाली परिसर में रहने वाले सीमा सुरक्षा जवान नारायण काशीराव रेवस्कर का मंगलवार की दोपहर राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले की सीमा पर सेवा देते समय दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया। पश्चात उनके पार्थिव शरीर को अमरावती लाया गया और गुरुवार की दोपहर वीर जवान रेवस्कर का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। नारायण राव रेवस्कर भारतीय सुरक्षा दल में कार्यरत थे और वर्ष 1990 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सुरक्षा दल की नौकरी पर लगे थे। उनकी सेवानिवृत्ति में इस समय केवल 1 वर्ष का समय शेष था, लेकिन इससे पहले ही मंगलवार को ड्यूटी पर तैनात रहने के दौरान दिल का दौरा पड़ जाने के कारण उनका निधन हो गया। गरीबी की मार, स्कूल बंद, बढ़ती महंगाई, रुपए की लालच, इन बातों के चलते नाबालिग बच्चों से बहुत ही कम मजदूरी में लगातार 8 घंटे तक काम करवाया जाता है। जिले में इस समय संतरे तोड़ने का सीजन चल रहा है और इस काम पर आदिवासी एवं पिछड़ा वर्गीय समाज के मजदूरों के 14 वर्ष से कम आयु वाले लड़के लड़कियां बेहद कम मजदूरी में कैरेट से भरे संतरे ट्रक में लोड करने का काम करते दिखाई दे रहे हैं। इस हाड़तोड़ मेहनत के चलते बच्चों के बचपन का ही रस संतरा मजदूरी के जरिए निकाल लिया जा रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। हालांकि इस ओर जिला प्रशासन का कहीं कोई ध्यान नहीं है। इस बारे में अवगत कराए जाने पर अचलपुर के उपविभागीय अधिकारी संदीप कुमार अपार ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वरुण पुलिस थाने के नवनियुक्त थानेदार श्रेणीक लोढ़ा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बेवजह 37 ट्रक पकड़े और बेरहमी से उनके ट्रक चालकों को पीटा और ट्रक मालिकों के खिलाफ अपराध भी दर्ज किया, जबकि इन सभी ट्रकों में मध्य प्रदेश से नियमानुसार रॉयल्टी देकर रेती लाई जा रही थी। इस आशय की शिकायत करते हुए ट्रक मालिकों ने जिला पालक मंत्री व पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी शिकायत दी है। साथ ही न्याय पाने के लिए अदालत की शरण में जाने की बात भी कही है। गाड़ीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के PDMC अस्पताल स्थित कोविड टेस्ट सेंटर में रखी करीब 12,000 रुपये मूल्य की विभिन्न सामग्री किसी अज्ञात व्यक्ति ने चुरा ली। इस मामले में राम कालमे की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू की है। स्थानीय फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत यशोदा नगर क्रमांक 1 में गुरुवार की दोपहर किसी पुराने विवाद को लेकर योगेश नामक युवक ने भाजी बाजार परिसर निवासी यश नरेंद्र बल्लाड़ पर चाकू से सपासप वार कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया और मौके से भाग गया। इस घटना के चलते पूरे परिसर में जबरदस्त हड़कंप व्याप्त है। साथ ही घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल यश बल्लाड़ को तुरंत इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत फिलहाल चिंताजनक बताई जा रही है। योगेश नामक फरार आरोपी की पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र के टोल नाके के पास से एक ट्रक द्वारा गौमांस की तस्करी किए जाने की गुप्त सूचना मिलते ही अपराध शाखा पुलिस ने जाल बिछाकर 12 टन गौवंश मांस से लदा ट्रक पकड़ा। पुलिस ने 22 लाख रुपए के माल के साथ मोहम्मद अरशद, मोहम्मद मजीद, जुबैर खां, तमीज खां, मकसूद अहमद, शेख जमीर व अब्दुल नजीम अब्दुल हमीद नामक 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। माल समेत चारों आरोपियों को नांदगांवपेट पुलिस थाने के हवाले किया गया है। इस मामले में ट्रक मालिक इरशाद कुरैशी नामक व्यक्ति को भी नामजद किया गया है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। हत्या, लूटपाट, मारपीट जैसे कई संगीन जुर्मों में शामिल रहने वाले प्रभा कॉलोनी निवासी योगेश मोतीराम सुंडे व चपरासीपुरा निवासी सैयद शफीक, सैयद अफसर, इन 2 आरोपियों को शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा तड़ीपार किया गया है। तड़ीपारी का आदेश जारी होने के बाद फ्रेजरपुरा पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अकोट ले जाकर छोड़ा है। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के शिराला गांव स्थित खेत के गोदाम में एक किसान ने 40 क्विंटल सोयाबीन भरकर रखा था। यहां से 3 आरोपियों ने 1,10,000 रुपये मूल्य का 35 क्विंटल सोयाबीन चुरा लिया। इस शिकायत के बाद वलगांव पुलिस ने राजू वडेकर, शेख रफीक व अशफाक अली नामक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पर्वतवाड़ा अमरावती मार्ग पर स्थित भूगांव के नज़दीक गुरुवार की शाम 7 बजे एक हादसा हुआ है। इस हादसे में ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। मृतक का नाम जगदीश मिश्रा बताया गया है। वह सुल्तानपुरा में रहने वाला था। मिली जानकारी के अनुसार ट्रक नंबर MP 09HHH 950 आसेगांव की दिशा में जा रहा था। इस समय मोटरसाइकिल नंबर MH 27 BR 6124 अमरावती से अचलपुर आ रही थी। तभी मोटरसाइकिल चालक का वाहन पर से नियंत्रण छूट गया और वह ट्रक की चपेट में आ गया। हादसे के बाद पुलिस ने बैतूल के ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच सरमसपुरा पुलिस कर रही है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।